अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुलाम मुस्तफ़ा काजी यूट्यूब चैनल अपडेट्स बाय काजी में आपको खुश आमदीद कहता है। मेरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने सेल टैक्स रिटर्न के एनेक्चर एच के बारे में ज़िक्र किया था, आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने कहा था कि एनेक्चर एफ़ के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आज मैं एनेक्चर एफ़ के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। सेल टैक्स एक्ट 1990 का सेक्शन 8B है, जिसका टाइटल है एडजस्टेबल इनपुट टैक्स। उसकी सब सेक्शन 1 कहती है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट इन रिलेशन टू टैक्स पीरियड, a registered person shall not be allowed to adjust input tax in excess of 90% of the output tax for that tax period। यानी कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपनी आउटपुट के 90% से ज़्यादा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। इसमें आगे प्रोवाइज़ो है, वो कहता है प्रोवाइडेड दैट टैक्स चार्ज ऑन द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शैल बी एडजस्टेबल अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप फिक्स एसेट्स की एक्विजिशन आपने की है तो उसके ऊपर जो आपने इनपुट टैक्स पे किया है वो अगले 12 महीनों में आप इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड प्रोवाइजर्स में है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एक्सक्लूड एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस फ्रॉम द प्रोव्यू ऑफ सब सेक्शन 1। यानी अगर आप FBR अगर चाहे तो वो किसी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को इस कंडीशन यानी 90% ऑफ आउटपुट टैक्स की तक की इनपुट एडजस्टमेंट से एक्सक्लूड कर सकता है। इस सेकंड प्रोवाइज़ो के तहत FBR ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जो सेल टैक्स का नोटिफिकेशन है SRO 7131/2008। और इस नोटिफिकेशन ने SRO 647 अंडर ब्रैकेट 1 2007 को अमेंड किया था। और मकसद इसका ये था कि सर्टेन सेक्टर्स जो हैं उनको इस लिमिटेशन यानी 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के बराबर क्लेम करना, उसको कुछ सेक्टर्स के लिए एक्सक्लूड किया था। तो अब आप ये इसमें अगर देखें कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल कुछ देता हूँ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी सेक्टर की कंपनीज जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स कंज्यूमिंग रॉ मटेरियल्स चार्जेबल टू सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 18.5% और 21%, प्रोवाइडेड value of such raw material exceeds 50% of the value of all taxable purchases in that tax period। यानी किसी टैक्स पीरियड में अगर आपकी परचेजेस जिन पे 18.5 या 21% सेल टैक्स लगा है, अगर वो 50% से ज़्यादा हैं टोटल परचेजेस से, तो उन पे ये अप्लाई होगा। फिर होल सेलर्स कम रिटेलर्स ऑपरेटिंग इन चैप्टर 12 ऑफ द सेल टैक्स स्पेशल प्रोसीजर रूल्स 2007। फिर कमर्शियल इंपोर्टर्स प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट सब्जेक्ट टू 2% वैल्यू एडिशन टैक्स अंडर चैप्टर 10 ऑफ सेल टैक्स स्पेशल प्रोसीजर रूल्स 2007 exceeds 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल परचेजेस इन दैट टैक्स पीरियड। इसके अलावा पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज प्रोवाइडेड वैल्यू ऑफ सच सप्लाईज एक्सीड्स 50% of value of all taxable supplies in that tax period। रिसेंटली जो इसमें बाद में एडिशन हुई वो डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होल सेलर्स, फिर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टिंग यूनिट्स ऑफ एडिबल ऑयल्स, ये सारी जो हैं वो एक्सक्लूड हैं। इनके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगेगी कि इनका इनपुट टैक्स जो क्लेमेबल है वो ओनली 90% है ऑफ आउटपुट। तो अब आते हैं एनेक्चर एफ़ की तरफ। तो आइए e.fbr.gov.pk पे जाके लॉगिन करते हैं।
ये पोर्टल है FBR का e.fbr.gov.pk। इसमें जाके आपने यूज़र नेम लिखना है, कोई भी मैं एक यूज़र नेम लिखता हूँ और उसको लॉगिन करता हूँ। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसमें आप जाएंगे, टॉप मेन्यूज़ जो हैं, ई पेमेंट, आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में सेल टैक्स में जाएंगे और अपना पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे। मैं 1920 फाइनेंशियल ईयर है तो इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो ये है, यहाँ पे जाके आपने मंथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ नीचे आपने सेल टैक्स रिटर्न, लेफ़्ट साइड पे जो आपके मेन्यूज नज़र आ रहे हैं उसमें सेल टैक्स रिटर्न है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेल टैक्स रिटर्न का फॉर्म खुल जाएगा। मैंने इसको, ये नल था तो मैंने अननल किया इसको। ये डिफरेंट आपको यहाँ पे इसकी जो फॉर्म्स में फील्ड्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं रेलेवेंट फील्ड्स के ऊपर ही जाऊँगा। तो यहाँ आप जाते हैं तो ये पेएबल या रिफंडेबल का जो सेक्शन है इसके अंदर सीरियल नंबर 24 है, वेदर एक्सक्लूड फ्रॉम सेक्शन 8B1 के 8B1 से एक्सक्लूडेड है या नहीं है। तो अगर एक्सक्लूडेड है तो आपने यहाँ लिखना है कि यस या नो, ठीक है। और 25 में कहता है एडमिसिबल क्रेडिट। अगर 24 में आपने यस लिखा है तो कितना क्रेडिट है, अगर नो है देन लीस्ट ऑफ 8 और 4। अब 8 और 4 जो है वो क्या है, 8 है एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, जो ये टोटल क्रेडिट जो आपका बना है, ठीक है। और इसी तरह 4 जो है, 4 है कैपिटल गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स, डोमेस्टिक इंपोर्ट्स या परचेजेस। तो ये है बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ एनेक्स एफ, ठीक है। एनेक्स एफ जो है ये कैरी फॉरवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन टैक्स। अब कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है कि इस फॉर्म को फिल करना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि पिछले पीरियड का कैरी फॉरवर्ड जो है वो ओपनिंग बैलेंस में लेना चाहते हैं, या इस पीरियड का जो कैरी फॉरवर्ड है वो अगले पीरियड में क्लेम करना चाहते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि फॉर्म एफ फिल करें। तो यहाँ आप देखें कि 27 के सामने, कैरी फॉरवर्ड के सामने जो एनेक्स एफ का लिंक है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एनेक्स एफ खुल जाएगा। तो एनेक्स एफ जो है वो कैरी फॉरवर्ड को डिस्कस करता है। ये जी एनेक्स एफ आपके सामने खुल गया है। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड समरी, इसमें आपसे 3 चीज़ें वो पूछता है। एक वैल्यू है, दूसरा नंबर 2 पे सेल टैक्स एक्सक्लूडिंग वैट, और वैल्यू एडिशन टैक्स। तो वैल्यू में जैसे नाम से ज़ाहिर है कि आपने सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ लिखनी है। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में अगर आप देखें तो 3 आपको फर्दर कॉलम नज़र आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अलावा। डिस्क्रिप्शन के बाद डोमेस्टिक परचेजेस, इंपोर्ट्स, और फिर उन दोनों का टोटल। ये तमाम सूरत में आपने ये दोनों कॉलम फिल करने हैं, टोटल वो खुद ही कर लेगा। ओपनिंग बैलेंस वैल्यूज़ क्या आती हैं उसकी, डोमेस्टिक परचेजेस की और इंपोर्ट्स की। इसी तरह परचेजेस या इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड, जो परचेजेस होंगी वो यहाँ आ जाएंगी और जो इंपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट्स के कॉलम में आ जाएगी, तो यहाँ टोटल ऑटोमेटिकली कर देगा। इसी तरह कंज्यूम्ड या सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, तो डोमेस्टिक जो परचेजेस थी उनकी जो सेल है और जो इंपोर्टेड गुड्स थी उनकी जो सेल है वो अलग अलग यहाँ पे आ जाएंगी, और इस तरह वो ऑटोमेटिकली फिर क्लोजिंग बैलेंस आपका कैलकुलेट कर लेगा। ये तो होगी वैल्यूज़ की बात।
फिर इसके ऊपर जो सेल टैक्स है एक्सक्लूडिंग वैट, अब इसमें ओपनिंग बैलेंस आपका वो खुद ही ले लेगा इसके ऊपर जितना भी ओपनिंग बैलेंस था टैक्स का। फिर परचेज्ड और इम्पोर्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, तो परचेजेस जो परचेज के ऊपर टैक्स लगा है वो यहाँ डोमेस्टिक परचेजेस वाले कॉलम में आ जाएगा, और इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स है वो इंपोर्ट्स वाले कॉलम में आ जाएगा। फिर कंज्यूम्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, इसमें जो डोमेस्टिक परचेजेस सेल हुई हैं उनका जो आउटपुट टैक्स है वो यहाँ आ जाएगा, और जो इम्पोर्टेड गुड्स हुई हैं सेल वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह ये क्लोजिंग बैलेंस उसका भी खुद ही कर लेगा। तीसरी चीज़ है वैल्यू एडिशन टैक्स। तो वैल्यू एडिशन टैक्स में वो अब ओपनिंग बैलेंस उसने खुद ही पिक कर लिया डोमेस्टिक परचेजेस और इंपोर्ट्स का, ठीक है। फिर परचेज्ड इंपोर्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, इसका भी इसने खुद ही कैलकुलेट किया, ठीक है। कंज्यूम्ड या सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें भी उसने खुद ही यहाँ कैलकुलेट किया कि डोमेस्टिक परचेजेस कितनी थी और इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स जितना लगा था, वैल्यू एडिशन टैक्स जितना लगा था वो आपने यहाँ मेंशन करना है अपने इंपोर्ट डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो इस तरह ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे वो खुद कैलकुलेट कर देगा। तो ये था जी फॉर्म एनेक्चर एफ, ठीक है। और ये मैंने जैसे पहले बताया कि उन लोगों के लिए जो अपना इनपुट एक्सेस इनपुट टैक्स जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था लास्ट पीरियड में वो क्लेम करना चाह रहे हैं, या अपना इस मंथ का जो एक्सेस आउटपुट टैक्स है इनपुट टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं अगले मंथ में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने यूज़फुल कमेंट जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।